मीडिया वायलेंस है उसका साइकोलॉजिकल और जो फिजिकल जो इम्पैक्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और उन्होंने ये देखा है कि उन्होंने कहा कि आप किसी भी दिन का कोई डाटा उठा लें तो 52% ऐसे बच्चे जो हैं जिनकी उम्र जो है वो 8 से 18 साल तक है, तो आपका हाथ उठता है कि ऐसी चीज़ें उठाने के लिए जो आपकी जरूरत नहीं होती, जो उस लिस्ट में भी नहीं होती। ये वो चीज़ें हैं जो मीडिया ने आपकी माइंड के अंदर डाली हुई, जो आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर डाली हुई। जब हम कोई वायरस देखते हैं तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड जो है वो प्रोग्राम हो जाता है, लेकिन जब वो एक्टर या एक्ट्रेस जब वो उस काम को करते हैं। जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं मीडिया वायलेंस के हमारे बच्चों के ऊपर और हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके ऊपर, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, उनकी एक बहुत बड़ी वैरायटी है। और उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है कि जब एक बच्चा जो है वो देखता है वायलेंस को मीडिया के अंदर, चाहे वो उसके मोबाइल के अंदर है, चाहे वो टीवी पे देखते हैं, चाहे वो किसी भी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। और चूंकि आजकल बच्चे जो हैं वो मोस्टली उनका जो टाइम है वो स्क्रीन टाइम है बहुत ज़्यादा है, और पेरेंट्स जो है वो भी मजबूर हो जाते हैं। तो जब वो एक वहाँ पे, अब जाहिर है वहाँ पे गाइडलाइन भी नहीं है, आप लिखी हुई ज़रूर आएंगी कि जी आप जो पेरेंट्स हैं उनकी गाइडलाइन के अंडर जो है वो रह के देखें, लेकिन उनके अंदर आएगा क्या जब वो एक मॉडल के तौर पे किसी भी एक्टर को देखते हैं कि वो एक वायलेंस जो है उसको कर रहा है, या वो कोई कत्लेआम कर रहा है, या वो फाइट कर रहा है, या वो उसके जो रवैया है वो ख़वातीन के साथ जो ठीक नहीं है, तो उनके अंदर जो है वो एग्रेसिवनेस आती है और वो भी अपने आप को रियल लाइफ में जो है एक हीरो के तौर पे देखते हैं। और जब वो आम जिंदगी में जब आते हैं तो जब उनकी वो जो एग्रेसिव जो एक बिहेवियर है वो जो कि सोसाइटी के लिए काबिल कबूल नहीं होता, तो फिर आगे से जो है वो बहुत सारे जब फिल्म या जो मीडिया है उसके मुताबिक जब नहीं होते तो वो डिसऑर्ड होते हैं। उसके बाद ये होता है कि उनके जो बिहेवियर है वो वायलेंट होता है। उनको लगता है कि जिस तरह एक हीरो जो है या एक विलन जो है वो फिल्म के अंदर या किसी मूवी के अंदर जो है वो परफॉर्म कर रहा है, तो हमें भी इस तरह करना चाहिए, तो एज अ मॉडल के तौर पर लेते हैं। या फिर ये देखें कि जब वो जिस तरह बुलिंग है, उसके बाद जो एक और बहुत बड़ा जो इफेक्ट जो बच्चों के ऊपर आ रहा है वो है डिसेंसिटाइजेशन का। अब उसमें आप ये देखें कि अगर कोई एक इवेंट हो रहा है और वो बार बार रिपीटेडली हो रहा है, या एक आम जिंदगी में कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत सारे लोग भाग के जाते हैं और वो उन बंदे की जो है उनको टेक केयर करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। लेकिन अब वही एक्सीडेंट उसने देखा है फिल्म के अंदर, वही देखा है उसने ड्रामा के अंदर, वही देखा है उसने किसी मूवी क्लिप के अंदर, तो वो बार बार जब वो देखता है तो वो इसके सामने अगर इस तरह का कोई इशू हो भी जाता है तो वो चूंकि उसके साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती तो वो उसको फॉर ग्रांटेड उसको लेते नहीं है, वो कहते होता रहता है। या उसी तरह कहीं उसने देखा है कि बहुत सारे कत्लेआम जो है उसने देखा है, या उसने कोई वार का सीन देखा है, या इस तरह की बहुत सारे उसने जितने भी जो वायलेंस से रिलेटेड जो है सीन है उसने देखे, तो वो उसके अंदर जो है वो चूंकि उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं, तो इसलिए वो उसकी जो डिसेंसिटाइजेशन है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है और वो वायलेंस जो है उसको ज़हनी तौर पे उसने एक्सेप्ट किया होता है। उसके बाद ये होता है कि बच्चों के ऊपर जो और बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट जो है वो नौजवान नस्ल और बच्चों के ऊपर आ रहा है वो ये है कि उनके अंदर खौफ जो है वो जो है वो आ जाते हैं उनके अंदर, और वो यही देखते हैं कि जो फिल्म के अंदर एक खौफ का या एक अनसर्टेनिटी जो है वो क्रिएट की थी उस सीन के अंदर, वो हमारी डेली लाइफ के अंदर भी वो आ गई है, और वो जो है वो सेल्फ जो उनका कॉन्फिडेंस है वो भी शटर कर जाता है। उसके बाद वो आगे चल के फिर जो एक बहुत बड़ा इशू आता है दुनिया में बहुत ज़्यादा है वो डिप्रेशन है। तो हमारी नौजवान नस्ल जो है वो डिप्रेशन के अंदर चली जाती है। इवन छोटे बच्चे जो हैं उनकी भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, तो जब उनको वो चीज़ें फुलफिल नहीं होती तो वो फिर जो है वो डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद ये है कि नाइटमेयर्स हैं, उसके बाद जो है उनको स्लीप डिसऑर्डर है। अब रात को आप बहुत देर तक जो है वो जाग के जब इस तरह करेंगे और जो हमारा सर्काडियन रिदम है जब वो मुतासर होगा और हमारी जो नींद का जो टाइम है हम उस पर नींद नहीं लेंगे तो हमारी जब सेहत ख़राब होगी, हमारी तालीम जो है वो डिस्टर्ब होगी, हमारी जो अल्टीमेट हमारी जो ग्रोथ का जो
टाइम है जब हमारी जो जिस्म में बढ़ रहा होता है, तो उसमें जब ये सारी चीज़ें जब मिलकर जो है वो डिस्टर्ब करेंगी, तो फिर हमारा ना सिर्फ ये है कि मेंटल लेवल पे हम जो है वो समझिए कि नेगेटिव रीप्रोग्राम हो रहे हैं। तो प्रोग्राम, एक तो प्रोग्रामिंग है, एक रीप्रोग्रामिंग है। अब प्रोग्रामिंग फॉर एग्जांपल हमारा जो माइंड है, जब हम हमारी पैदाइश होती है उससे पहले से हमारा जो माइंड है वो प्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाता है। तो 7 साढ़े 7 साल तक की उम्र वो है कि जिसमें हम जो है वो एक थीटा स्टेज के अंदर होते हैं। जिस तरह हमारा ब्रेन है उससे 4 किस्म की वेव्स निकलती हैं। तो वो जब हम प्रोग्रामेबल माइंड के अंदर होते हैं, तो फिर हम जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो सारी जिंदगी हमारी जो है वो स्टेक पे होती है। न सिर्फ हमारा फ्यूचर बल्कि हमारा जो बिलीव हमारा जो है वो जब बनता है, क्योंकि हम सारे जो लोग हैं वो बिलीव के तहत ही जो है वो जिंदगी गुजारते हैं। तो जब हम जो मीडिया का जो वायलेंस है वो हमारे अंदर जब आता है, हमारी जो माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही होती है, तो फिर ये है कि हम वही वायलेंस जो है वो सोसाइटी के अंदर भी हम क्रिएट करते हैं। और अगर नहीं कर सकते तो फिर हमारे अंदर जो है वो एक बहुत बड़ी घुटन पैदा होती है और फिर हम सोसाइटी से कट जाते हैं, हम माहौल से कट जाते हैं। और चूंकि हमें ये लगता है कि ये जो फिल्म वाला माहौल है, चूंकि हमारी आम जो जिंदगी है उसमें नहीं है, तो इसीलिए फिर हम एक कश्मकश और कन्फ्लिक्ट के अंदर भी आते हैं और हम सारी जिंदगी जो है वो अपनी दाव पे लगा देते हैं। अच्छा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और उन्होंने ये देखा है कि उन्होंने कहा कि आप किसी भी दिन का कोई डाटा उठा लें तो 52% ऐसे बच्चे जो हैं जिनकी उम्र जो है वो 8 से 18 साल तक है, उस वक्त यानी कि वो जो है वो वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, और वो भी वायलेंट किस्म की वीडियो गेम जिसको वो पसंद करते हैं। और इसमें बहुत सारी वीडियो गेम्स हैं, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन वो चल रही होती है। सेकेंडली ये है कि जो स्ट्रीमिंग जो हमारा मीडिया है उसके अंदर ज़ाहिर इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जो बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली उसके अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चों से कुछ इस तरह के एक्शन जो है उनके जहन में जो है वो करवाई जाती है। आपने अक्सर ये देखा होगा और आपने मीडिया में ये बात सुनी भी होगी कि फलां जो गेम थी उसने एक टास्क दिया और फलां बच्चे ने जो है वो सुसाइड कर ली। तो ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है बच्चों के ऊपर। हमने बच्चों को जो है वो जो छोड़ा हुआ है यानी कि आज़ादाना तौर पे। और दूसरा ये कि चूँकि हम गुड पेरेंटिंग ज़्यादा खुद एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उस पर तो बहुत ज़्यादा सारी दुनिया जो है इस पर ज़ाहिर बात तो कर रही होती है, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि जो पेरेंट होते हैं वो जो पेरेंटिंग है उससे आगाह नहीं होते और ना ही वो इतनी मेहनत करते हैं कि वो सीख लें कि पेरेंटिंग क्या होती है। एक मिथ ये भी है कि जी बच्चा पैदा होगा तो आपको तरीका आ जाएगा बच्चों को संभालने का। ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को संभालना, बच्चों का ख्याल रखना और बच्चों को जो है उनकी जो तरबियत करना, ये ज़ात खुद एक बहुत बड़ी साइंस भी है और अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्ट भी है। हमें ये लगता है कि हमारे बच्चे जो पैदा हो गए ये हम इनके मालिक हैं, जो कि एक बहुत गलत कंसेप्ट है। अल्लाह ने हमें जो औलाद दी है वो भी बहुत सोच समझ के दी है। और आप ये भी देखें कि दुनिया में ऐसे लाखों जोड़े हैं जिनकी शादी होती है, जिनके सारे टेस्ट ठीक होते हैं, सारा कुछ उनका बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन उनके पास औलाद नहीं होती। वाई? औलाद अगर आपको मिल गई है या हमें अल्लाह ने औलाद दे दी है तो साथ हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई है। अब उसकी आगे एक बहुत सारी वजूहत ये भी है कि जी इसकी जो वजूहत है वो क्या है। तो उसमें आप ये देखें कि सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हर घर के अंदर जो है वो मोबाइल से, स्पेशली छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके हाथों में मोबाइल आ गए। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल गलत चीज़ है, लेकिन देखिए कोविड की बात ये हुआ है कि स्कूल जो है उनकी क्लासरूम जो है वो भी मोबाइल के अंदर आ गई है। वो भी एक बहुत अच्छी बात है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, हम उसको गलत नहीं कहते। लेकिन आप ये देखें कि जब ये सारी चीज़ें कोविड के बाद तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ये मामलात आए हैं और हर घर में जहाँ पे एक मोबाइल था पूरी फैमिली इस्तेमाल करती थी, अब जितने लोग हैं उन सब के पास 2-2 मोबाइल हैं और बच्चों के लिए टैब हैं और हर चीज़ अलग से आ गई है। दूसरी बात ये कि माएँ भी जो है वो जॉब्स करती है, जो वालिद है वो तो ऑलरेडी जॉब कर रहा है। अब जब वो वापस घर आती है तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों को टाइम दे सकें। तो फिर क्या होता है कि वो अपना अभी कोई किचन में कोई काम कर रही है तो उन्होंने बच्चों को या तो टीवी लगा के दे दिया है या उन्होंने ये किया है कि उनके हाथ में जो है वो टैब पकड़ा दिए या उन्होंने उनको मोबाइल फ़ोन दे दिया। और फिर अब ज़ाहिर बच्चा वो मोबाइल फ़ोन पे उसने गुफ्तगू तो नहीं करनी किसी के साथ, उसने तो उस पर कोई गेम खेलनी है, उस पर उसने कोई कार्टून देखने हैं, उसने उसके ऊपर कोई इस तरह का प्रोग्राम देखना है जो उसको अट्रैक्ट करता है। तो अब जब बाहर की जो दुनिया हम देखते हैं वो तो बड़ी फीकी है, उसका घर जो है उसकी कलर भी इतने अच्छे नहीं है, लेकिन जब वो मोबाइल के अंदर जाता है और उसको जो स्क्रीन टाइम उसके बढ़ने की वजह ये है कि जब बच्चे देखते हैं और कोई टास्क उनको मिलता है और वो उसको अचीव करते हैं और उनको अगले जो है अगर गेम खेल रहे हैं तो जब अगले स्टेप में आते हैं तो उनको जब थोड़ी सी प्राइज मिलती है या कोई कॉइन्स मिल गए हैं या पता नहीं जो भी
इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तो उनके अंदर जो डोपामिन जो रिलीज होता है तो उनको जो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है और उनको मज़ा आता है कि उन्होंने पता नहीं दुनिया में कौन सी ऐसी बड़ी अचीवमेंट कर ली है कि जो आम लोग जो है वो नहीं कर सके। फिर एक दूसरी एक बहुत बड़ी जो हमारा अलमिया जो है आस्ता आस्ता ये बढ़ रहा है कि पहले ये था कि घर चूँकि बड़ी फैमिली के साथ हम रहते थे, वहाँ पे दादी भी थी, वहाँ पे हमारी नानी भी थी, वहाँ पे हमारी फूफो भी थी, वहाँ पे हमारी चाची भी थी, हमारी खाला भी थी, इवन हमारे महल्ले वाले भी थे। तो वो एक बच्चा जब छोटा आता था तो वो कोई दादी की गोद में उसकी परवरिश होती थी और दादी इतने प्यार के साथ उसको टाइम देती थी, उसको स्टोरी सुनाती थी। अब जब एक दादी स्टोरी सुना रही है, एक नानो जो है वो स्टोरी सुना रही है, एक दादा स्टोरी सुना रहे, एक नाना जो है वो अपने नवासी के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो जो खूबसूरती, वो जो लम्स, वो जो मोहब्बत थी जब उन अल्फाज के जरिए बच्चों तक जाती थी तो फिर वो एक तरबियत थी और वो आगे जाते थे। और फिर वो अब आप देखें आजकल ऑटिज्म एक बीमारी है, ADHD एक बीमारी है और उसकी बहुत बड़ी वजह भी एनवायरमेंटल है। उसकी वजह भी है कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकते। अब ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो अलमिया है और आने वाले दौर में ये बीमारी और बहुत ज़्यादा होने वाली है। उसकी एक ही वजह कि बच्चे जब तनाई के शिकार हैं, उनसे बात करने वाला कोई नहीं है, तो वो जो है वो मोबाइल फ़ोन के अंदर जब आते हैं, जब स्ट्रीमिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आते हैं और उनको जब टाइम नहीं मिलता। अब माँ की जो सबसे बड़ी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे की तरबियत करनी है और ज़ाहिर है उसके हाथों एक नई नस्ल जो है वो परवान चढ़ रही है। अब वो भी मजबूर है और वो जॉब कर रही है, उसके पास इतना टाइम नहीं है और जब उसने उसको मोबाइल के हवाले कर दिए और उसकी ऐसी प्रोग्रामिंग ज़ाहिर है उसके अंदर है जो अट्रैक्ट करते हैं बच्चे को, तो फिर डेफिनेटली जो है बच्चे की न सिर्फ साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं वो इम्पैक्ट करते हैं, उसके अंदर एग्रेशन है, उसके अंदर जहरियत है, उसके अंदर गुस्सा है। तो ये सारी चीज़ें जब आती हैं और आप बच्चे की अगर कोई भी ख्वाहिश पूरी ना करें तो उसने वही मोबाइल उठा के, इस तरह भी देखा गया है कि उसने अपनी माँ का भी साथ तोड़ दिया और अपने बाप को जो है उसको भी उसने जो है वो हिट किया है। और समटाइम ये है कि आगे चल के सुसाइड भी हुए हैं। उसकी वजह अब वो सुसाइड करना उसको किसने सिखाया है? उसी मोबाइल ने, जिसके रहम करम पर हमने अपनी नस्ल को जो है वो छोड़ा हुआ है। तो इस पे हमें बहुत ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और जितने भी नफ्सियात के ऊपर जो लोग रिसर्च कर रहे हैं वो चीख के कह रहे हैं कि खुदारा अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनको टाइम दें। आप मेरे पास एक बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, अपनी बेटी को लेके आई तो वो बिल्कुल म्यूट थी, वो बात ही नहीं करती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी बच्ची का ख्याल किस तरह रखती हैं? उसने कहा बस मैड रखी हुई है, तो मैं सुबह क्लिनिक पे होती हूँ, शाम को मैं इवनिंग में प्रैक्टिस करती हूँ, तो वो मैड इसका ख्याल रखती है। तो मैं हर संडे वाले दिन जाके जो बच्ची है इसके ऊपर काफ़ी पैसे खर्च करती हूँ, उसको मैं शॉपिंग कराती हूँ, लेकिन ये बात नहीं करती, हर वक्त मोबाइल में होती है या म्यूज़िक सुन रही होती है या गेम खेल रही होती है। तो मैंने कहा आप जितने पैसे इसके ऊपर खर्च करती हैं महीने के, ऑलमोस्ट आपने भी जैसे बताया 60-70 हज़ार रुपये आप इसको शॉपिंग कराती हैं, इसको एंजॉय कराती हैं, तो आप जितने 60-70 हज़ार में जो आप जितने वक्त लगा के वो पैसे खरीदती हैं, वो आप अगर वो वक्त इसको दे देना, ये वैसे ही ठीक हो जाएगी। खैर वो मेरी बात से खफा होगी। एनी हाउ, बच्चों के साथ टाइम गुजारें, बच्चों से बात करें, बच्चों से उनकी इंटरेस्ट की बात करें, क्योंकि यहाँ पे एक और अलमिया भी है कि हम या तो बच्चों को नसीहत कर रहे होते हैं या उनकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। इसीलिए बच्चों ने यहाँ पे लाक लगाया, उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं और अल्लाह ना करे कि ये बात बहुत आगे तक जाए। देखिए, जो साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो इन्वॉल्व होता है किसी भी इंसान के अंदर डिसेंसिटाइजेशन के लिए, उसमें आप ये देखें कि हमारी जो पूरी बॉडी है उसको जो चीज़ कंट्रोल करती है वो हमारा दिमाग है, लेकिन हमारे दिमाग का अपना दिमाग नहीं होता। हमारे दिमाग को जो चीज़ कंट्रोल करती है वो माइंड है, जिसको हम उर्दू में ज़हन कहते हैं। अब जो ज़हन है, अगर हम इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो ज़हन जो है वो बेसिकली हमारे सोचने की सलाहियत का नाम है। आप किसी भी चीज़ को किस तरह सोचते हैं ये चीज़ बताती है आपको कि आपका माइंड क्या है। इसी तरह न्यूरोलॉजिकली पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके दिमाग तो एक जैसे हैं, लेकिन उनका माइंड एक जैसा नहीं है। इसी तरह आप फॉर एग्जांपल कोई इवेंट हुआ, आप उस इवेंट को, वो इवेंट अच्छा नहीं है, वो बुरा नहीं है, उसको अच्छा या बुरा आपकी सोच बनाती है। कोई एक इवेंट हुआ, उसको आपने मतलब दिया और उस मतलब की जो आपने जो भी उसको मतलब दिया, चाहे वो प्लस था या माइनस था। अगर प्लस था तो आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आएंगी, अगर माइनस था तो आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिव चेंजेस आएंगी। इसी तरह जो साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है डिसेंसिटाइजेशन का, वो ये है कि आप एक काम को बार बार रिपीट करें तो आपका जो उस चीज़ के बारे में जो आपकी बॉडी के अंदर जो एक रिएक्शन होता है या आपकी जो इमोशंस जो है उससे बनते हैं या आपकी इमोशन जो है उससे मुतासर होते हैं।
अब एक इंसान है, उसकी सेहत की 4 लेवल है। एक उसका फिजिकल लेवल है, एक उसका मेंटल लेवल है, एक उसका इमोशनल लेवल है और एक उसका स्पिरिचुअल लेवल है। अब आप देखें कि बॉडी जो है वो तो एक है और ये कॉन्शियस माइंड के अंडर आती है। जो अनकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर ये बाकी तीनों लेवल आते हैं। दुनिया भर के डॉक्टर जो है वो सिर्फ फिजिकल लेवल पे काम कर रहे होते हैं। मेंटल लेवल पे हमारे पास चंद मेडिसिन होती है, पेशेंट को दे देते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि दुनिया की जो सबसे बड़ी मेडिसिन है वो हमारे अल्फाज है। दुनिया का सबसे बड़ा जहर भी हमारे अल्फाज में। आप किसी को नेगेटिव बोल दें, उसकी बॉडी के अंदर नेगेटिविटी आना स्टार्ट हो जाती है। अब ये भी इस बात पर डिपेंड करते हैं कि वो बंदा उस नेगेटिविटी को कैसे उसका तर्जुमा करता है। अब देखिए इमोशंस जो है वो स्ट्रांग होते हैं। एक फैसला आप दिमाग के साथ करते हैं, बड़ा नाप तोल के। अब इमोशन तो वैसे भी दिमाग से आते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक आपकी हार्ट के साथ है। अब हार्ट के साथ क्या है, हमने उसको जोड़ा हुआ है, चाहे आप उसको शेराना स्टाइल में कह लें या जिस तरह भी। लेकिन जिन फैसलों के साथ या जिन चीज़ों के साथ आपकी इमोशंस जुड़े होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। जब भी मीडिया के ऊपर कोई वायलेंस दिखाई जाती है, चाहे किसी गेम के अंदर हो, चाहे वो मीडिया की जितनी भी इकसाम है, चाहे वो टीवी है, चाहे वो कोई भी है मीडियम है, जिसके थ्रू आप तक जो है वो मैसेज आता है। अब किसी भी इंसान तक मैसेज आने के कितने रास्ते हैं? 5। हमारी जो 5 सेंसेस है, या हमने उन चीज़ों को देखना होता है, या सुनना होता है, या चखना होता है, या सूंघना होता है, या या फील करना होता है। ठीक है। अब आप ये देखें कि क्या हम सुनने वाले ज़्यादा हैं, क्या हम देखने वाले ज़्यादा हैं, या हम हमारे अंदर जो बाकी जो महसूस करने वाली जो हिस्से हैं वो ज़्यादा है। अब अगर मीडिया जो है वो मैनिपुलेट करता है हमारी इमोशंस को। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि आप जाते हैं कुछ चीज़ खरीदने के लिए, आपको अम्मी ने या बहन ने या आपने एक लिस्ट बनाई है सामान खरीदने के लिए, तो आप जब वहाँ से उस जो शॉपिंग मॉल है उससे गुजर रहे होते हैं, उस स्टोर से, तो आपका हाथ उठता है कोई ऐसी चीज़ें उठाने के लिए जो आपकी जरूरत नहीं होती, जो उस लिस्ट में भी नहीं होती। ये वो चीज़ें हैं जो मीडिया ने आपके माइंड के अंदर डाली हुई, जो आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर डाली हुई। जब हम कोई वायलेंस देखते हैं तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड जो है वो प्रोग्राम हो जाता है। और हम सब जानते हैं कि 75% से ज़्यादा, इवन समटाइम तो 90% से भी ज़्यादा हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर है। अब अनकॉन्शियस माइंड जो है वो माइंड की वो किस्म है जो प्रोग्रामेबल माइंड है। आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं, उससे अनलर्न कर सकते हैं और दोबारा भी आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो जब हम डिसेंसिटाइजेशन ये है कि जब आप एक चीज़ बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे होना काम स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह हम फोबिया की ट्रीटमेंट करते हैं, एक इंसान है उसको जो है वो सांपों से खौफ है, तो उसमें फ्लडिंग का एक तरीकाकार है कि आप उन चीज़ों को एक्सपोजर हासिल करें, बार बार आप वो काम करें, आपका खौफ खत्म हो जाए। एक बंदा सांप है, उसको सांपों से डर लगता है, आप सांपों के साथ खेलना शुरू कर दें, आप सांपों के साथ उठना बैठना शुरू कर दें, आप उनको देखना शुरू कर दें, एक वक्त आएगा कि आप डिसेंसिटाइज हो जाएंगे और आपको वो चीज़ आपको मुतासर करनी खत्म कर देगी। ये जो वायलेंस है, जो मीडिया का वायलेंस है, वो आपको मुतासर इसलिए भी करता है कि फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पहले जब ईद आती थी तो हम जो है वो पूरे साल में एक बार जूते लेते थे, कपड़े भी एक ही जोड़ा होता था। जो खुशी होती थी वो आप बयान से बाहर, इवन कि पूरी रात नींद नहीं आती थी कि सुबह कपड़े पहनेंगे या सुबह जो हम जूते पहनेंगे। आज हमारे वार्डरोब भरे हुए हैं। उस दिन मैंने अपने जूतों की एक लिस्ट निकाली तो मेरे पास 20 से ज़्यादा जोड़े हैं। अब मुझे बताएं कि जितने ज़्यादा मेरे पास जूते आ गए हैं, मेरे पास इतने ज़्यादा ड्रेस आ गए हैं, ड्रेस की वैल्यू खत्म होगी, मेरी उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट खत्म होगी, मेरे पास जूते बहुत आ गए, खत्म हो गया। इसी तरह जब मैं वायलेंस देखता हूँ और वही वायलेंस, अब ज़ाहिर वो वायलेंस जो है उसको तो बड़े तरीके के साथ ड्रामा उसमें डालकर, उसको बड़े मंजर निगारी होती है उसको बहुत ही बेस्ट वे के साथ जो है वो प्रोजेक्ट किया जाता है और अगले की माइंड तक उसको पहुँचाया जाता है। लेकिन जब मैं अमली ज़िंदगी में आता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि वही हरकतें उस तरह की जब मेरी सोसाइटी के अंदर होती हैं, अब मैंने 100 फिल्में देखी और मैंने तशद्दुद के 100 वाक़यात देखे हैं, और जब 101 वाक़यात मेरी सोसाइटी में हो जाता है तो मुझे क्या परवाह कि मैं उसके अगेंस्ट जाके खड़ा हो जाऊँ या मेरी जो फीलिंग्स हैं उसके साथ जो है वो डिस्टर्ब हो। मैं कहता हूँ खैर भाड़ में जाए, कोई नहीं। वाई मीडिया ने वो जो वायलेंस था वो देख देख के मैं इतना ज़्यादा जो है उसके साथ वो डिसेंसिटाइज हो चुका हूँ और मेरा माइंड जो है उसको एक्सेप्ट कर चुका है, क्योंकि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो हर वक्त जो है वो प्रोग्राम होता रहता है। और मीडिया जो है इसको, चाहे आप उसको वायलेंस के साथ कर लें या उसको मोहब्बत के साथ कर लें, तो वो डेफिनेटली उसके अंदर जो है वो मुतासर होगा। यहाँ पे मैं बात कहना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर के अंदर कोई एक इंसान आता है, वो उसके पास मतलब एक खुशबू है, उसके पास बुकटे फूल है, उसके पास अच्छी अच्छी गिफ्ट वो आपके लिए लेके आए,
तो आप उसको डेफिनेटली वेलकम करेंगे, आप उसका बड़ा ख्याल रखेंगे यार ये हमारा चाहने वाला है और हमारा बहुत अच्छा जो हमदर्द है। लेकिन उसकी बनस्बत एक ऐसा आदमी आता है जिसके पास जो है वो एक टोकरा है, उसके अंदर गंद भरा हुआ है और वो जो है वो कीचड़ वाले जूतों के साथ आपकी कारपेट पे आ गया है और उसने आके तूफान बदतमीजी बर्पा कर दी है, तो क्या आप उसको वेलकम करेंगे? नो। ये मिसाल जो है वो वायलेंस की है मीडिया के ऊपर। हम अपने बच्चों को क्यों अलाउ करते हैं या हम मीडिया को क्यों अलाउ करते हैं कि जी वो हमारे मोबाइल के अंदर आके घुस गया है, वो हमारे बच्चों के माइंड के अंदर आके घुस गया है। अभी हमें नहीं समझ आ रही ये प्रोग्राम होते होते जब हमारा बच्चा कोई हरकत ऐसी कर लेता है, मैंने वालिदैन को ये देखा है कि वो अपने बच्चे की किसी भी वायलेंट बिहेवियर को डिफेंड कर रहे होते हैं, एक पर्दा डाल रहे होते हैं, उसको जो है उनके पास एक बहुत बड़ी रीजनिंग होती है कि जी हमारा बच्चा तो ऐसा है। अब वही जो वायलेंट बिहेवियर है जब वो बड़ा होता है और किसी के साथ उसकी बीमारी होती है, किसी के साथ झगड़ा होता है, कोई कत्ल कर देता है और पूरी जिंदगी उसकी स्टेज पे चली जाती है। मैं से बहुत सारी फैमिलीज को जानता हूँ, उनके बच्चे गली निकालते हैं, वो अपनी शर्ट में खुश होते हैं, क्या बात है हमारा बच्चा भी बड़ा बहादुर है। हालांकि इसको बदतमीजी कहते हैं, इसको बहादुरी नहीं कहते। और हमने डेफिनेशन बहुत सारे मामलात की गलत कर दी है। जब ये सारी चीजें मिलकर जो है हमें डिसेंसिटाइज कर देती है माशरे के साथ। जब हम खुश नहीं होंगे, जब हम खफा होना है जिस बात पे हम खफा नहीं होंगे, तो फिर हम में और एक जो रोबोट है उसके अंदर क्या फर्क रहेगा? तो फिर आप समझ लें कि मैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली मैं बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुका हूँ। और हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनके साथ यही गेम हो रही है और हमें पता भी नहीं। सबसे पहले मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि जो वायलेंट मीडिया एक्सपोजर है वो हमारी जो लाइफ है उसको किस तरह डिस्टर्ब करता है। उससे पहले मैं आपको सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको मैं एक कोट करना चाहूँगा। देखिए सुन्नत क्या है कि जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा अमल जो उन्होंने किया हम उसको कॉपी करते हैं, उन्होंने हुक्म दिया हम उसको अदा करते हैं, उसको करते हैं, तो हम एक ज़िंदगी में जो है दुनिया में हमारे लिए बेहतरी है और आखिरत में भी बेहतरी है। इसको हम एडवर्टाइजिंग के प्रोस्पेक्टिव में आप ये देखें कि मॉडलिंग जो है यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात अक़दस है वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है और हम उस मॉडल ने जो काम किया और हमें जो उसका हुक्म दिया जब हम उसको अदा करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में भी बेहतरी आएगी और हमारी आखिरत जो है वो भी बेहतर हो जाएगी। अब ये देखें आप कि मीडिया जो है वो एज अ मॉडलिंग को जो है वो किस तरह जो है वो इख्तियार करता है। अब देखें कि जो भी खातून या जो भी मर्द जो है वो किसी भी एडवर्टाइजिंग के अंदर या एड के अंदर जो है वो काम करता है तो उसमें क्या होता है कि वो एक मॉडल को जो है वो हायर करते हैं। अब मॉडल भी वो होगा, ऐसा मॉडल नहीं है कि जो कल जो है मॉडल बन गया तो आप उसको जो है वो हायर कर लेंगे, नहीं, जिसके फॉलोवर बहुत होंगे यानी जिसकी करोड़ों में मिलियंस में लोग उसको फॉलो करते होंगे वो उस बंदे को उठाएंगे, उसको 3 जो सेकंड है 30 सेकंड जो है उसके लिए उसको हायर करके वो एक एड जो है जो एड डायरेक्टर है वो एड बनाएगा और 30 सेकंड के अंदर वो अपना पूरा मैसेज जो है वो कन्वे कर देंगे। और कोई भी एक प्रोडक्ट होगी, चाहे वो न्यू लॉन्चिंग प्रोडक्ट है या कोई पुरानी प्रोडक्ट है या ऑलरेडी जिसकी कोई मार्केट वैल्यू है, लेकिन जब वो एक्टर या एक्ट्रेस जब वो उस काम को करते हैं और जब एक बंदा उसको देख रहा होता है और वो चूंकि उस मॉडल को पसंद कर रहा होता है, वो उनके हीरो होते हैं, उनके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चूंकि वो मैनिपुलेट हो चुका होता है और उनके जहन के अंदर वो रजिस्टर हो चुके होते हैं। तो जब वो देखते हैं कि यार हमारा जो पसंदीदा हीरो है वो ये काम कर रहा है, तो जब उसको वो नकल करते हैं, जब उसकी वो कॉपी करते हैं, तो फिर वो अमली जिंदगी में वही प्रोडक्ट खरीदते हैं और फिर उस कंपनी को जिसने करोड़ों खर्च किए होते हैं उसको जो है अरबों रुपए का बेनिफिट होता है। ये मॉडलिंग की वैल्यू है और ये इंसान की जो साइकोलॉजी है उसके बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंसान जो है वो उस काम को करना चाहता है जो उससे जो सीनियर लोग हैं उन्होंने किया। आप यहाँ पे ये भी देखें कि हमारे बच्चे वो काम नहीं करते जो हम कहते हैं, हमारे बच्चे वो काम करते हैं जो हम करते हैं, क्योंकि वो हमें मॉडल कर रहे होते हैं। ये घर की बात है। अब आप ये देखें कि जब वालिद जो है वो घर में जाता है और वो जाते ही घर में जो है वो मोबाइल जो है वो स्टार्ट कर लेता है और घंटों जो है वो उसके ऊपर जो है वो स्क्रॉलिंग करता रहता है और वो देख रहा होता है कि यार मैंने ये काम किया, अच्छा मेरी तस्वीर को लाइक मिले या नहीं मिले। जब नहीं मिलते वो खफा होता है, जब मिलते हैं वो बड़ा खुश हो जाता है, फिर कहते हैं नहीं 100 मिले थे ये 200 मिल जाते तो बड़ा मजा आता। तो अब उसके अंदर भी जो है वो डोपामिन जो है वो लाइक से रिलीज होता है और जब नहीं होता तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। अब बच्चा जो देख रहा है कि मेरा वालिद क्या कर रहा है, मेरी अम्मी जो है वो थकी हुई आती है, मेरी वालदा, मेरी मॉम जो भी कह लें, तो वो क्या कर रही होती है। जब वो उनको एक रोल मॉडल के तौर पे देखते हैं तो फिर वो भी मोबाइल के पीछे, चाहे वो जिद करके ले ले, चाहे वो पैसे चुरा के ले ले, चाहे वो किसी साथ जो भी बड़ी एक्टिविटीज़ हैं करके उसके पास, चाहे वो बच्ची है या बच्चा है और उसके पास मोबाइल आ गया, चाहे वालिद ने ले लिया, ताया चाचा मामा किसी ने गिफ्ट कर दिया,
ओके, अब वो उसमें क्या करेगा? या तो वो अपने वालिद को देखेगा कि वालिद क्या कर रहे हैं, उसको फॉलो करेगा, वीडियो गेम खेलेगा, वो कोई इस तरह की मीडिया देखेगा जो उसको अट्रैक्ट करे। अब हर उम्र के अपने तकाजे हैं, तो जब वो उन चीज़ों को देख रहा होगा और जब वो सारी चीज़ें उसका अनकॉन्शियस माइंड रिसीव कर रहा होता है। अब आप ये देखें कि बच्चे जो हैं, और जब हम उनको नसीहत कर रहे होते हैं, वो हमारे बच्चे हमारी उस बात को नहीं पिक कर रहे होते हैं। क्यों? उन्होंने अपने अंदर एक ताला लगाया होता है कि जी हमने इनकी बातों को नहीं सुनना, या हम उनको डांट रहे होते हैं तो वो डिसेंसिटाइज होते हैं, उन पर कोई असर नहीं होता, यानी वो ढीठ हो जाते हैं। देखिए, हम अपने बच्चों से बात नहीं करते, हम सारी जिंदगी दो काम करते हैं, या उनको डांटते हैं या उनको समझाते रहते हैं। जब हम उनसे बात करेंगे तो एक ऐसा मोड आता है जो रिसीविंग मोड होता है, तो उसमें वो चीज़ों को जो है वो ले रहे होते हैं। अब गेम उनकी पसंदीदा है, मीडिया उनका पसंदीदा है, उनका माइंड बगैर रेजिस्टेंस के उसको ले रहा है, और वो उनके अंदर प्रोग्रामिंग चल रही है, और ये प्रोग्रामिंग जो है वो सारी जिंदगी के लिए है। इसीलिए आप ये देखें कि जब एक बच्चा जो है वो देखेगा एक वायलेंस मीडिया के अंदर कि जी ये जो हीरो है इसने ये एक्ट किया है, इस विलन ने ये एक्ट किया है, तो वो उस एक्टिंग को करने की कोशिश करेगा। फिर ना तो उसने वालिदैन की बात सुननी है, ना उसने जो है वो स्कूल या कॉलेज के जो असूल कायदे ज़वाबित है उनको फॉलो करना है। वो ये देखेगा कि उस फिल्म में कॉलेज के अंदर, क्लास के अंदर तो ये सीन चल रहा था, मेरी जो स्कूल या इंस्टीट्यूट है वो मुझे अलाउ नहीं करता, मैं नहीं मानता। वायलेंट बिहेवियर आ गया। वो उस इखलाकी इक़दार को, अब गिला होता है ना कि जी हमारे बच्चे इखलाकी इक़दार को छोड़ रहे हैं, या हमारी जो सोसाइटी है वो दिन ब दिन खराब हो रही है, तो उसकी बेसिक वजह क्या है कि हम उनको मॉडलिंग के तौर पे, हम उनको क्या जो है वो एक रोल मॉडल के तौर पे उनके सामने है क्या। अब हमारे जो वेस्टर्न का जो कल्चर है वो और है, हमारे जो ईस्टर्न कल्चर है वो और है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। जब ईस्ट वाले वेस्ट की तरफ देखते हैं तो उनको लगता है कि यार वो तो बड़ी पाबंदी में और बड़ी पता नहीं किस तरह की जो ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं, लेकिन जब वो हमें देखते हैं तो वो उनकी कोशिश होती है कि वो इस तरह की जो है वो ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि हर बंदा अपनी जगह पे खुश नहीं है, वो दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करता है। ये जो कि इंसान की साइकोलॉजी है, और जब वो एक वायलेंट, एक बार बार उसकी जो अनकॉन्शियस माइंड है वो प्रोग्राम हो रहा है, और वही प्रोग्रामिंग जो आगे चल रही है, फिर जो ट्रैफिक के जो सिग्नल है उनको तोड़ना कोई मसला कोई नहीं है, वो किसी बड़े की इज्जत ना करना कोई इशू नहीं है। उसकी वजह कि बर्दाश्त ख़त्म हो रही है। अब बर्दाश्त क्यों ख़त्म होगी? जब आपके अंदर जो है वो वायलेंस आ रहा है, और ये जो वायलेंस है वो जब वो मले के अंदर देखते हैं, या अपनी सोसाइटी के अंदर ये देखता है, या फिल्म के अंदर ये देखता है, या किसी भी मीडिया के ऊपर जब वो देखता है कि ताकतवर बंदा वो होता है जिसके पास असला हो, ताकतवर बंदा वो है जो दूसरों को 2-3 थप्पड़ लगा सके, जब वो इसको मॉडल करेगा तो क्या वो आगे जाके ये देखेगा कि जो किताब पढ़ रहा है, जिसके पास जो है वो नॉलेज है, वो तो बड़ा हलीम तबा है, वो तो बड़ा जेंटलमैन है, उसकी गुफ्तगू जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन वो तो कामयाब हो नहीं सकता। तो जब हम मॉडल इस तरह की जो चीज़ें हैं जब हमारे सामने आएंगी, असला जिसके पास है वो बड़ा ज़बरदस्त है, जिसके पास बहुत ज़्यादा घड़ियाँ हैं वो ताकतवर है, जब हम इसकी डेफिनेशन इस तरह कर लेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं उनका माइंड मैनिपुलेट होगा, उनकी प्रोग्रामिंग होगी, और फिर आगे चल के सारी ज़िंदगी जो है फिर हम पछताते रहेंगे, और हमें लगेगा नहीं कि हमारे अंदर जो ज़ेर जो है ये इसके थ्रू जो आ रहे हैं वायलेंस की, जो मीडिया वायलेंस है वो जो स्लो पॉइजन कर रहा है हमारे बच्चों के माइंड को, उसकी जो प्रोग्रामिंग हो रही है वो हमें अभी तक समझ नहीं आ रही। लेकिन जब 5-10 साल गुजरते हैं उसके बाद उनकी जब पर्सनैलिटी जो है वो सामने निकल के आती है, और हमें लगता है यार ये बंदा तो मले के लिए भी खतरनाक है, अपनी फैमिली के लिए भी खतरनाक है, और उसके अंदर से कोई ऐसी एक्टिविटी वो कर देता है कि पूरी फैमिली जो है वो पछताती रहती है। और अभी आप देख लें कि हमारी सोसाइटी के साथ क्या हो रहा है, तो उसके पीछे सबका किरदार है। जो मीडिया है उसका सबसे बड़ा किरदार इसलिए कि बच्चे उसको अनकॉन्शियसली, चाहते हुए ना चाहते हुए अपने अंदर उसको कंज्यूम कर रहे हैं, और वो जो कंजम्पशन है वो एक दिन अपना रंग जरूर दिखाती है। आप एक ही मखसूस किस्म की जो है वो कोई भी मेडिसिन किसी को दे लें, किसी को कोई स्लो पॉइजन के साथ जहर दे दें, एक वक्त जरूर आएगा कि वो अपना जो है वो असर दिखाता है। इंसान जो है उसकी जो जज्बात हैं वो भी फिर उसी के जो है मुताबिक हो जाते हैं, जो उसके अंदर जो है वो ख्यालात, उसकी जो सोचें, उसकी जो मामलात हैं वो सारे जो हैं जब उसी रंग में जब रंगे जाएंगे, तो फिर सोसाइटी के अंदर जो है वो जो वायलेंस उसने इनटेक किया है वो फिर उसको बाहर भी निकालेगा, और एक वक्त आएगा फिर ये लावा फटेगा। अगर हम बात करें कि जो मीडिया वायलेंस है उसका जो डिफरेंट जो पर्सनैलिटी जो ट्रेड्स हैं उनके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो किस तरह हो सकता है, तो इसका आसान जो हम इस पर जो बात करने का तरीका है, इसका जो आसान तरीन जो जवाब है वो ये हो सकता है
कि चूँकि हर इंसान जो है उसका बिलीफ सिस्टम अलग होता है, उसकी जो पर्सनैलिटी की जो ग्रूमिंग है वो अलग हो रही होती है, वो डिफरेंट जो इन्वायरमेंट है उसके साथ जो है वो बड़ा हो रहा होता है। तो फिर जब वो एक ही चीज़ देखते हैं तो डिफरेंट लोग जो हैं वो उसके डिफरेंटली जो है वो एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी जगह पे आग लग जाती है, अगर वहाँ पे 3-4 बंदे खड़े हैं तो 1-2 भाग जाएंगे, कोई फायर ब्रिगेड को फ़ोन करेगा, कोई जो है खुद ही कोशिश करेगा कि आग जो है वो बुझा दे, और एक आध ये कोशिश करेगा कि यार वो जो मेन स्विच है जिसकी वजह से जो आग लगी है तो मैं बिजली को कोई तरीका ऐसा कर लूँ कि उसको ऑफ कर दूँ। अब आग लगना एक बात है, लेकिन उस पर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जो है वो एक्ट किए अपनी बिलीव के हिसाब से और अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। क्यों कि जिसने अगर भागने की कोशिश की तो उसको लगा कि आग लग गई है तो यहाँ से भागना ही बेहतर है कि सबसे पहले जो है वो अपनी लाइफ है उसको जो है वो बचाना चाहिए। इसी तरह अगर किसी ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया तो उसके जहन में ये हो सकता है कि यार ये पूरा प्लाजा जो है उसको आग न लग जाए तो मुझे ये एक्ट करना चाहिए। अकॉर्डिंगली हर बंदे ने अलग सी जो है उसके मुताबिक एक्ट किया। अब एक सीन जो है वो किसी भी जो है वो मीडिया पे दिखाया जाता है तो उसका मतलब लेने वाले अगर वहाँ पे 100 लोग बैठे हुए हैं तो डिफरेंटली लोग जो हैं उसका मतलब लेंगे और उसको जो मतलब पर्सनैलिटी ट्रेट है उसके मुताबिक जो है वो उसकी डेफिनेशन भी करेंगे और उसको अपनी जो जिंदगी है, अमली जिंदगी में उसको जो है वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे। देखिए जो मीडिया जो वायलेंस एक्सपोजर है उसके जो लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट है ना वो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो है वो एग्रेशन ये जराना जो है वो रवैया आ जाता है। चूँकि वो देखते हैं कि यार ये 1.5 घंटे की जो एक मूवी है या ये एक शॉर्ट सी जो वीडियो है, ये जो छोटा सा क्लिप है, इसलिए ना विद इन नो टाइम जो है बहुत जबरदस्त काम कर दिए और आनंद फानन हर चीज जो है वो हो गई है। अब जब उसको मॉडल करेंगे ना तो उसके अंदर जो है अग्रेशन आएगी और जराना रवैया आएगा, और वो चीज जराना रवैया जो है ना वो घरों में भी इस्तेमाल करता है और सोसाइटी के अंदर भी। तो ये सोसाइटी जो है वो दुनिया की कोई भी सोसाइटी है, ना तो वो फिल्म होती है ना ड्रामा होता है। तो जब वो वहाँ की जो चीज उसने मॉडल की होती है जब उसको इम्प्लीमेंट करता है तो आगे से जब रिस्पॉन्स गलत आता है तो फिर वो या तो डिप्रेशन में चला जाएगा और फिर उसका ना खत्म होने का सिलसिला जो है उसके साथ जो जारी रहता है। लेकिन इसका जो अगर मैं एक फिक्रे में अगर बात करूं तो लॉन्ग टर्म जो मीडिया जो वायलेंस जो एक्सपोजर है वो एग्रेशन है, और सेकेंडली एक जो मतलब है कि एक और जो बड़ा इम्पैक्ट इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो एंगर है। आप देखेंगे कि ये पूरी हमारी जो नस्ल है, या मैं अगर पूरी कौम कहूँगा तो जाहिर है बहुत सारे लोग खफा हो जाएंगे, लेकिन मसला ये है कि एब्यूजिव है। जरा सी बात पे हम गाली निकालते हैं, हम दूसरों को बुरा भला कहते हैं, खुद हम लाइन जो है वो उसको ब्रेक करेंगे, कोई और करेगा हम उसको बुरा भला कहेंगे। आप रोड पे देख लें, आप हॉस्पिटल्स में देख लें, डॉक्टर से अगर डॉक्टर ने थोड़ा सा उनको समझाने में अगर कुछ इस तरह कर दिया तो वो डॉक्टर को जो है वो मारना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी अग्रेशन हमारे अंदर आ गए, और ये स्लो पॉइजन है जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ये ग्रास रूट लेवल से जो है वो आ रही है। और उसके बहुत बड़ी जो एक रूट काज जो है वो ये है कि हर हाथ में मोबाइल है और कोई चेक नहीं है कि वो क्या देखा जा रहा है, क्या वो चीज़ हमारे लिए प्लस है या माइनस है, इसकी ऊपर कोई तहकीक नहीं है। और जाहिर है हम हमारी जो फैमिली है हम उसका ख्याल भी नहीं रखते, हम यही समझते हैं कि ख्याल यही है कि मैं पैसे कमा के उनकी जो है उनके लिए जो ब्रेड एंड बटर है उसका जो है वो बंदोबस्त कर लूँ। उनकी अखलाकी जो दिवालियापन है उसकी कोई परवाह नहीं है, और उनको जो मीडिया के थ्रू जो जहर जो है उनके जहनों में जा रहा है उस पर कोई रोक टोक नहीं है, और उस पर कोई बंदने के लिए भी तैयार नहीं है। असली जो कंटेक्स्ट जो दिखाया जा रहा है वो बेसिकली मिर्च मसाले वाला है। अब देखिए एक आम लाइफ की अगर कोई स्टोरी दिखाई जाएगी ना तो लोग उससे इंप्रेस नहीं होंगे। अब जाहिर है जब भी कोई मूवी बनती है, जब कोई ड्रामा बनता है या कोई फिल्म बनती है, या जब जो कोई वीडियो गेम जो है वो जब डिजाइन की जाती है तो हर इंसान की जो भी उसको खेलने वाले हैं ना उनकी जो नफ्सियात है उसको सामने रख के जो है उसको डिजाइन किया जाता है, और हर लम्हे बदलती सूरत जब सामने आती है और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी उस बंदे के अंदर जो है वो पैदा किया जाता है। अब जब बंदा फिल्म देखता है ना तो वो हीरो के तौर पे अपने आप को देख रहा होता है, लेकिन फिल्म का जो हीरो है वो मैं हूँ। तो उसकी इवेंट के साथ, उसी की खुशी के साथ वो खुश होता है, उसके गम के साथ वो उसको दुख होता है, तो जो जो मूवमेंट्स उसके साथ चल रही होती हैं वो अपने अंदर जो है वो फील कर रहा होता है। और जब भी इस तरह की एक्टिविटी किसी इंसान के साथ होती है तो अगर आप उस वक्त उसका ब्लड प्रेशर चेक करें या आप उसकी कोई सेंसर लगा दें या आप उसकी इमोशन को अगर आप डिटेक्ट करना स्टार्ट कर दें तो आप हैरान हो जाएंगे कि उसकी इमोशंस के अंदर इतनी जो तब्दीली है वो किस तरह आती है। दूसरी बात ये देखें कि जब
बहुत सारे इस तरह के जो सीन है जो अखलाकी तौर पे जो है वो बेहतर नहीं है, जब वो भी दिखाए जाते हैं तो वो भी इंसान जो है उसका जो माइंड है उसके ऊपर जो है इम्पैक्ट जनरेट करते हैं, कोई माने या ना माने। लेकिन ये ना सिर्फ अखलाकी तौर पे भी बड़ा हो रहा है उसका, और वो जब उस तरह की एक्टिविटी जब उसके अंदर जब देखते हैं सोसाइटी के अंदर वो कुछ कर नहीं सकता, तो जब वो एक्सप्रेस होता है अपनी जो फीलिंग्स है उनको जब वो दबाता है, तो फिर ये एक कुछ लोग तो जो है वो नफसाती मरीज बनने की शक्ल में जो है वो आगे आगे चले जाते हैं, और कुछ जो है वो तरह तरह की जो इश्यूज हैं उनके मतलब वो एड्रेस कर लेते हैं। समटाइम वो देखते हैं कि यार इस फिल्म का जो हीरो था उसने तो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर रही है, मैं तो अभी 10th में हूँ, तो मुझे तो अभी बहुत पढ़ना है, बड़ी मेहनत करनी है, तो इससे बेहतर ये कि भाई सारे काम छोड़ के ना वो फलां काम शुरू कर दूँ। जैसे आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि लोग बता रहे होते हैं जी आपने बिलियनियर बन जाना है, आपने ये कर लेना है, आपने वो कर लेना है, आपने ये तीर मार लेने हैं। तो ये सारी वो बातें हैं जो एक आम बंदा पर्सनली कर ही नहीं सकता। या आपने किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुना होगा तो आप ये देखेंगे कि जब आप उसकी उस हाल में होते हैं तो आपको लगता है यार आप तो आसमान से तारे जो है वो तोड़ के लेंगे। वो बंदा तो आपसे 5-5 हज़ार रुपए जमा करके 3 लाख रुपए लेके घर में पहुंचा होता है। जब आप बाहर आते हैं तो आपकी जेब में जो पैसे थे वो भी आउट हो चुके होते हैं, और 10-15 मिनट के बाद आपको लगता है कि वो सारी मोटिवेशन गई, खत्म हो गई। उसकी वजह कि उस मोटिवेशन के साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है और सेंस ऑफ अचीवमेंट इसलिए नहीं है कि आपने उस पर कोई मेहनत ही नहीं की। आपने जस्ट सुना और उसके असरात को लिया और आपकी बॉडी के अंदर एक तब्दीली आ गई जो कि वक्ती होती है, थोड़ी देर बाद वो जाग बैठ जाती है। जब हम ये इम्पैक्ट हमारी बॉडी के अंदर, चाहे वो वायलेंस के थ्रू आए, ज़ाहिर वायलेंस आता है तो मीडिया के थ्रू अगर आ जाए या किसी भी तरह से आ जाए, वो हमारी जिंदगी को बर्बाद करके रखता है। जब हम मीडिया जो है वायलेंस की बात करते हैं और उसके जब सोसाइटी के ऊपर जो इम्पैक्ट है अगर हम उनकी बात करते हैं तो फिर डेफिनेटली ऐसे चंद जो है वो ज़रूर एथिक्स हैं जिनको अगर उनको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो वायलेंस के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कमी आएगी और हमारे जो बच्चे और एडल्ट हैं उनके अंदर जो एग्रेशन है और जो एंगर है उसमें भी कमी आएगी। सबसे पहले ये है कि पॉइंट नंबर 1 ये है कि कंटेक्स्ट मैटर, कि जो भी कंटेक्स्ट है उसके साथ जो जुड़ती हुई बात है, यानी अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए या अपनी बात को जो है वो डिफाइन करने के लिए उसके साथ हदूद के अंदर रहते हुए जो है वो उसको एक्सप्लेन किया जाए, ना कि उसको एग्जैजरेट किया जाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो है जो सेंसिटिविटी है वो ऑडियंस के अंदर जो है वो ना फैलाई जाए। अक्सर आप ये देखेंगे कि मीडिया जो है अगर कोई खबर या न्यूज़ दिखाते हैं तो उसके साथ जो म्यूज़िक है वो इस तरह का डाल देते हैं कि बंदे को लगता है कि यार ये कोई क़यामत की खबर है, ये आखिरी खबर है। तो उसके साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी जो दिल की धड़कन तेज हो जाती है या पैनिक जो है वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। और दूसरी बात ये है कि जो वो भी कोई भी जो उनके ऑडियंस हैं उसकी जो एज ग्रुप है उसको देखा जाए और उनकी जो एज है, जो उनका बैकग्राउंड है, जो इमोशनल स्टेट है उसको कंसिडर किया जाए। समटाइम ड्रामों के अंदर जो है इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं कि लोग बैठे हुए रो रहे होते हैं और कुछ लोग जो है उनको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कुछ लोग जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि फलां जो करेक्टर था उसके साथ ही हो गए। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी या जो इस तरह के ड्रामे जो है वो दिखाए जा रहे होते हैं या कोई भी जो मीडियम है अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने का, तो उसमें जो है कि वो ऑडियंस की जो सेंसिटिविटी है उसको भी सामने रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 ये है कि जो अवॉइड किया जाए ग्लैमराइजेशन को। समटाइम होता है कि एक छोटी सी बात होती है उसको इतना ग्लैमराइज किया जाता है कि बंदा कहता है कि जी बस पता नहीं अगले लम्हे जो है वो क्या मुद्दा जानी है, और वो बहुत सारे जो है उसके साथ जो सोशल और जो इमोशनल जो इश्यूज हैं वो जो है वो जन्म लेते हैं। उसके बाद जो कोई भी उनकी स्टोरी है या कोई भी वो कंटेंट जो अपने जो कंज्यूमर है उनको कंज्यूम कराना चाहते हैं तो उसमें यह है कि जो एक्यूरेट जो है वो पोर्ट्रेट किया जाए। समटाइम ये है कि स्टोरी जो है उसकी स्टोरी टेलिंग के अंदर जब वो स्टोरी को जो है वो पोर्ट्रेट कर रहे होते हैं वो उसको जिनको जैसी है उस तरह नहीं दिखाई जाती, यानी उसको बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज करके उसके अंदर बहुत सारी सनसनी पैदा करके जो है वो अपना जो ऑडियंस है उसकी जो अटेंशन है उसको ग्रैब करने के लिए उसके अंदर इस तरह की एक्टिविटी डाली जाती है कि जो ना सिर्फ फिजिकली बल्कि इमोशनली भी जो वो ठीक नहीं है। समटाइम ड्रामा जो है वो इतना अट्रैक्टिव उन्होंने बना दिया होता है कि वो बंदा कई घंटे जो है उसी तरफ पड़ा रहता है, तो फिर फिजिकल लेवल पे वो मोटापा हो सकता है, उसके साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस या जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो भी आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 ये है कि जो वार्निंग्स हैं उनको ट्रिगर किया जाए। अगर स्मोकिंग हो रही है तो उससे पहले जो है वो एक
जो वार्निंग है उसको दिखाई जाए और उसी जुबान में दिखाई जाए। अब ऐसा नहीं है कि आपके ऑडियंस जो है वो उर्दू जानते हैं और आप अंग्रेजी लिख रहे हैं और इतनी बारीक लिखी हुई है उनको समझ नहीं आ रही, आपने कानून जो है उसकी भी पाबंदी कर ली और अपना जो प्रोडक्ट है वो भी सेल कर दी, और जो आपका एथिकली जो आपके ऊपर जो जिम्मेदारी आयद होती है आपने उसको जो है वायलेट कर दिया। पॉइंट नंबर 6 ये है कि आप जब भी कोई इस तरह का सीन या कोई ड्रामा या कोई भी जो चीज़ है वो आप इवन कोई वीडियो गेम बना के बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो उस वीडियो के जो कंसल्टेंट है आप उनसे मशवरा करें और वो आपको बताएंगे कि इसका उनके ऊपर कौन सा जो इम्पैक्ट है वो जनरेट होगा और उनकी क्या मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, जो इमोशनल हेल्थ है वो इससे मुतासर तो नहीं होगी। ये वो पॉइंट है कि जो किसी भी जो प्रोड्यूसर है उसको जो है वो अख्तियार करने चाहिए कोई भी कंटेंट जो है वो बनाने के लिए। अगर हम बात करें कि पेरेंट्स जो हैं उनके ऊपर ऐसी कौन सी जिम्मेदारियां जो हैं वो आयद होती हैं कि वो जो मीडिया के जो वायलेंस है उसको जो है वो काउंटर करने के लिए, तो मैं आपके सामने 5 पॉइंट जो है वहाँ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले ये है कि वो मॉनिटर करें कि मीडिया कंजम्पशन बच्चे कितनी कर रहे हैं। होता क्या है कि हमने उनको मोबाइल लेके दे दिया, हमने उनको टैब लेके दे दिया, कंप्यूटर, लैपटॉप, उनके पास जितनी भी मीडियम है सारे उनके पास अवेलेबल है, लेकिन हमारा कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हम अपने कामों में मगन है, वो अपने कामों में मगन है, हम अपना मीडिया जो है उसको कंज्यूम कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं। जब तक हम अपने बच्चों की देखभाल खुद नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि कोई और कर रहा है। एक तो सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमने मॉनिटर करना है कि वो मीडिया जो है वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि उनको दिन में 1 घंटा 2 घंटे जो उनको हम दे सकते हैं और वो भी अपने पास बैठा के, ताकि हमें पता हो कि वो क्या चल रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि हम अपने बच्चों को मीडिया की जो लिटरेसी है उसके हवाले से जो हम उनको एजुकेट करें कि मीडिया क्या होता है। अगर इसमें कोई इस तरह का गन शॉट का जो सीन है अगर वो चल रहा है या उसमें कोई वायलेंस चल रही है तो इसका मतलब ये झूठ है, ये एक्टिंग कर रहे हैं। जब हम अपने बच्चों से डिस्कस करेंगे तो फिर उनका वो असर लेना कम कर देंगे। नंबर 3, हम जो है वो अल्टरनेटिव जो एक्टिविटीज़ हैं मीडिया वायलेंस से अपने बच्चों को बचाने के लिए हम वो कर सकते हैं। एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है, उसके बाद जो है वो सोशलाइजिंग है, उसके बाद जो है वो रीडिंग है। तो ये सारी वो एक्टिविटीज़ हैं कि जो हम अपने बच्चों को मीडिया से बचाने के लिए, मीडिया की जो वायलेंस है उससे बचाने के लिए हम ये कर सकते हैं। अक्सर पेरेंट्स, आपने सुना होगा, मेरे पास क्लिनिक में बहुत सारे लोग आते रहते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं कि जी हमारे बच्चे जो है ना वो उनके साथ ये मसला है, तो आप इस तरह करें कि वो उनको हिप्नोटाइज करें, आप उनको कोई कमांड दें, आप उनकी माइंड के साथ जो है वो प्रोग्रामिंग करें तो वो ठीक हो जाए। तो जब थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं पता चलता है कि मसला बच्चों के साथ नहीं है, वो तो पेरेंट्स के साथ है। अब अगर बच्चे अब्यूजिव हैं तो वो मॉडल किसको कर रहे हैं? अपने पेरेंट्स को। अगर वो झूठ बोलते हैं तो किसको मॉडल कर रहे हैं? बड़ों को। उन्होंने ये काम जो है वो पैदाइश से पहले तो नहीं सीखा, वो हमें ही मॉडल करके सीख रहे होते हैं। तो अगर हम एक्सरसाइज अगर हमने उनको सिखानी है तो खुद एक्सरसाइज करेंगे तो वो एक्सरसाइज करेंगे, खुद सोशलाइज होंगे तो होंगे, खुद किताबें पढ़ने शुरू करेंगे तो वो भी सब कुछ छोड़ के किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे। तो हम एज अ मॉडल के तौर पे काम करेंगे और हम इनकरेज उस वक्त कर सकते हैं जब हम खुद वो सारी एक्टिविटीज़ करें। पॉइंट नंबर 4 ये है कि हम जो वायलेंस की जो इफेक्ट हैं हम उसको एड्रेस करें कि जी जब वायलेंस होता है तो उसके बाद जो है वो क्या गुजरती है। अगर आप ये देखें कि मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जब वो खाने के ऊपर बैठते हैं दस्तरखान या टेबल पे, तो वो उसमें से कीड़े निकाल रहे होते हैं। कुछ कह रहा है जी नमक कम है, कुछ कह रहे हैं जी रोटी जली हुई है, कुछ कह रहे हैं जी ये तो सालन का मज़ा नहीं आ रहा। तो वो बच्चे भी उनको सुन के यही करवाइयाँ डाल रहे होते हैं। तो मैंने 2 बार उनको ये कहा कि यार आपकी मिसेस ने आपके लिए खाना बनाया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करके अगर आप इसको खाएँ और आप इसके अंदर से अगर ये जो बुराइयाँ निकाल रहे हैं अगर आप ना निकालें तो उसको वो जो हर्ट हो रही है तो ये भी एक वायलेंस है कि आप किसी को हर्ट कर रहे हैं। या हस्बैंड जो है वो सारा दिन काम करके आता है, अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है, जब वो घर आता है तो उसके अंदर जो है वो 100 तरह की खराबियाँ निकल आती हैं। तो ये भी वायलेंस है, बच्चे इसको देख रहे होते हैं। तो इस तरह हम इफेक्ट जो है उसको कम कर सकते हैं कि जब हम एक तो ये कि शुक्रगुजारी की जो ज़िंदगी है उसको अपना लें और बच्चों के सामने जो है वो हम जो है वो थैंकफुल हों एक दूसरे के। तो जब पेरेंट्स एक दूसरे के थैंकफुल होंगे तो बच्चे भी होंगे। और दूसरा ये है कि जो वायलेंस है उसकी जब हम उनके साथ डिस्कस करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट जनरेट होता है तो फिर बात समझ आएगी। वो तब हमें आ सकता है कि जब हम दूसरों के जो जूते हैं उनमें पाँव डाल के हम सोचेंगे दूसरा मेरी जगह होगा तो क्या फील करेगा या मैं दूसरे की जगह होंगे तो क्या फील करूँगा। पॉइंट नंबर 5 ये है कि अपने जो बच्चे हैं हम उनको इमोशनल जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करें। और एक बात ज़हन में रख लें, बच्चों पर गुस्सा करना, बच्चों को डांटना ये हमारी मलकियत नहीं है, ये अल्लाह ने हमारे लिए इस दुनिया में भेजे हैं। दूसरा ये है कि बच्चे के साथ अगर कोई इवेंट हो जाता है, कोई मसला होता है,
बोलेंगे, कोई इवेंट होता है, वो आके अगर अपने पेरेंट्स को इस डर से ना बताए कि जी मेरे वालिदैन आगे से मुझे डांटेंगे, तो इससे बड़ी बदबख्ती या इससे बुरी इमोशनल टॉर्चर बच्चे के लिए क्या होगा कि वो जिसको अपना सपोर्टिव समझता है, जिसको ये समझता है कि वो सबसे बड़ा जो है उसके जो जख्म है उसके ऊपर मरहम लगाएगा, वही उसको बुरी तरह जो है वो ट्रीट करना स्टार्ट करे। आप फैमिली के अंदर देख लें, आप घरों के अंदर देख लें, आपको मेजॉरिटी इस तरह के इश्यूज मिलेंगे, क्योंकि उनके अंदर भी एग्रेशन है, उनके अंदर भी जो है वो एंगर है, और वो मीडिया के थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो उनके अंदर आया है। मैं एक ऑफिस में गया तो मैं देखा कोई खातून है, वो जो उनके क्लाइंट है उनके साथ बड़ी ही ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रही है। मुझे बहुत ज़बरदस्त खुशी हुई कि यार एक इदारा है और उसके अंदर एक इतनी अच्छी खातून जो है वो लोगों को पब्लिक की जो एक डीलिंग है उसकी सर्विस दे रही है। जब मेरी बारी आई, मैं उनसे बात की थोड़ी सी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं। मैंने कहा मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो उन्होंने कहा जी मेरा तो एक बड़ा मसला है कि मैं अपनी जो हस्बैंड है उनके ऊपर चलाती रहती हूँ और उनके सामने मैं उनके साथ बड़ी बदतमीजी करती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कोई गाइड करें। तो मैंने कहा देखिए, आप थोड़ी सी तनख्वाह के लिए आप लोगों से कितने अखलाक से पेश आ रही हैं, तो आप अल्लाह की रज़ा के लिए अगर अपने शोर से अच्छी बात करेंगी तो डेफिनेटली आप कर सकती हैं। अगर आप ये 8 घंटे जो आपकी ड्यूटी की हैं, तो अगर आप अपने ऊपर आपने कोई मेकअप करके, मेकअप से मुराद ये कि जो इमोशनल मेकअप है, यानी आप अंदर से हो सकता है बद अखलाक हो, लेकिन आप लोगों को ये शो कर रही हैं कि आप बहुत अच्छी अखलाक की मालिक हैं, तो अगर आप इसी बात को अडॉप्ट कर लें अपने अंदर, तो आपकी जो लाइफ है वो भी ठीक हो जाएगी। तो समटाइम हम पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, लेकिन हमें जो इमोशनल सपोर्ट है हम नहीं दे रहे होते। हम दूसरों से उम्मीद जरूर रखते हैं लेकिन देते नहीं हैं। तो बच्चों के पास सबसे बेहतरीन जो इमोशनल सपोर्ट है वो उनके पेरेंट्स होते हैं। अगर पेरेंट्स ही उनको बुरा भला कह रहे हैं कि उनको डांटना स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो फिर ये है कि वो किधर भागे। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक नुकता है कि अगर हमारे एक सवाल है, अगर हम ये पूरी जो मैं वायलेंस की बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ जो अब्यूज़ होता है, जो वायलेंस होता है, वो घर के अंदर ही होता है, घर के बाहर नहीं होता। अगर आज हमारे बच्चों को याद दिया जाए कि वो अपने पेरेंट्स जो है वो खुद चुने, तो क्या हम अपने कुर्बान में झांक लें या हम ये देख लें कि क्या हमारे बच्चे हमें वोट दे के अपना पेरेंट्स बनाना पसंद करेंगे? इसी से इस सवाल का जवाब मुकम्मल होता है और हम अपने आप से ही इस सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। देखिए, अगर आप एज ए साइकोलॉजिस्ट मुझसे पूछते हैं कि मेरा ओपिनियन जो है वो क्या है कि सोसाइटी के अंदर जो है वो ऐसी कौन सी हमें जो है वो स्टेप जो है वो उठाने पड़ेंगे या सोसाइटी मिल के करेगी कि जो मीडिया का जो वायलेंस है वो हमारे घरों तक ना आए और हमारे बच्चे इससे बच सकें। और अल्टीमेटली चूँकि बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, तो हमारे अगर बच्चे बचेंगे तो फिर वही बड़े होंगे और इस सोसाइटी की भागदौड़ उन्होंने संभालनी है। तो वो जो है एक बेहतरीन सोसाइटी जो है वो किस तरह जो है वो वायलेंस फ्री जो सोसाइटी है वो किस तरह जो है वो एक कायम रह सकती है, खड़ी रह सकती है। सबसे पहले ये है कि हमें इन सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो रिसर्च करने की ज़रूरत है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जो मीडिया का वायलेंस है उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी लाइफ के अंदर किस हद तक जो है वो स्थगित कर चुका है और हम इससे जान छुड़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा डिबेट करनी पड़ेगी और हमें इसको बहुत ज़्यादा और इसको देखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, हमें जो भी हम जो मीडिया के जो सोसाइटी के अंदर जो एक इम्पैक्ट आ रहा है मीडिया वायलेंस के थ्रू, जो मीडिया के जो प्रोड्यूसर हैं उनको जो है वो इसके ऊपर एक रेटिंग और वार्निंग जो है वो दिखानी पड़ेगी। जैसे होता है ना कि ये जो कंटेंट है ये कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, ये एडल्ट्स के लिए है, ये फला उम्र के लिए है, तो उसके लिए रेटिंग हर सूरत में जो है वो ज़रूरी है। और उसके साथ जो है वो वार्निंग भी होनी चाहिए कि ये कौन लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं, कौन लोग इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। फिर जो पॉइंट नंबर 3 है वो ये है कि पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन होगी इस हिसाब से कि जो मीडिया के जो वायलेंस आ रहे हैं वो लोग इससे आगाह होंगे तो तभी बात बनेगी मेरे ओपिनियन के मुताबिक। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 ये है कि जो लोग मीडिया जो प्रोड्यूस करते हैं वो सोशल जो साइकोलॉजी है, ये सोशल साइंस है, उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। तो उनको ये चाहिए कि जितने भी मीडिया प्रोड्यूसर हैं, जब कोई भी वो मीडिया प्रोड्यूस करते हैं, उनके एक बहुत ज़बरदस्त लाइजन हो, एक कोलिब्रेशन हो जो सोशल साइंटिस्ट लोग हैं उनके साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ, कि जी हम ये चीज़ बना रहे हैं, इसका जो हमारी नौजवान नस्ल है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो ख़वातीन हैं, उनके ऊपर क्या जनरेट होगा, तो तब हम इससे दूर जो है हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 ये है कि हम इनकरेज करेंगे ऐसा कंटेंट बनाने को जो रिस्पॉन्सिबल, यानी जो सोसाइटी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे जो है वो सामने आए, तो हम उसको इनकरेज करेंगे। जब हम उसको अप्रिशिएट करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो इस तरह का जो कंटेंट है वो बनेगा। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, एक प्रोग्राम में आए हुए थे, तो मैंने उनसे सवाल किया कि जी आप हमेशा जब प्रोग्राम होते हैं तो आप 2-3 जो पॉलिटिशियन होते हैं उनको आपस में लड़ा देते हैं अपनी TRP के लिए, तो
आप एजुकेशन पे प्रोग्राम करें या आप इस तरह का प्रोग्राम करें जिससे सोसाइटी को बेनिफिट हो। तो उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा डॉक्टर साहब हम किसी के मुलाजिम हैं और हमें भी सैलरी मिलती है और हमें भी साथ एक एजेंडा मिलता है। रिमोट कंट्रोल आप लोगों के हाथ में होता है, आप अगर उसको चेंज करें तो डेफिनेटली मैं दोबारा उस तरह का प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं कर सकूंगा। लेकिन जब भी हम एजुकेशन का प्रोग्राम करते हैं तो हमारी टीआरपी ज़मीन पे होती है, लोग देखना पसंद नहीं करते। जब हम किसी को आपस में लड़ाते हैं तो सारे लोग उसको देखना पसंद करते हैं और बड़े खुश होते हैं। तो आप ये भी देख लें कि सोसाइटी के अंदर वायलेंस किस हद तक है कि हमें झगड़ा पसंद होता है, हमें इल्मी और अकलियत जो दलाइल से गुफ्तगू है उसको पसंद नहीं किया जाता। तो जब तक हम इस तरह के जो प्रोग्राम है उनको इनकरेज नहीं करेंगे तो जो क्वालिटी का और एक जो ज़िम्मेदार किस्म का जो कंटेंट है वो किस तरह जनरेट होगा। पॉइंट नंबर 6 ये है कि हमें जो इम्पोर्टेंस है मीडिया की सोसाइटी के ऊपर जो इम्पैक्ट जनरेट होता है। देखिए एक फिल्म आती है और वो लाखों करोड़ों लोगों को जो माइंड है उनको तब्दील कर देती है। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो मीडिया का इम्पैक्ट है सोसाइटी के अंदर वो क्या है और हम किस तरह का एक बेहतरीन किस्म का जो है वो कंटेंट जो है वो क्रिएट करके लोगों की जिंदगियों के अंदर जो है वो बेहतरी ला सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 ये है कि जो मीडिया की जो लिटरेसी है, जो मीडिया के अंदर जो लोग हैं उनकी जो लिटरेसी है उस पर हमें इंकरेज करना पड़ेगा कि वो उस फील्ड के अंदर भी जो है वो हाई प्रोफाइल और पढ़े लिखे लोग जितने भी हाई क्लास के आएंगे तो वो समझेंगे कि सोसाइटी की जो उनके ऊपर जिम्मेदारी क्या आयद होती है और वो क्या सोसाइटी को जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, जिससे लोगों की जो माइंड मेकिंग होती है और लोगों की जो डिसीजन है वो लोग तब्दील करते हैं। आप सारे लोग ये बात जानते हैं कि मीडिया के अंदर एक कोई ऐड आता है या एक कोई फिल्म आ जाती है तो वो एक मास जो लेवल है उसके ऊपर जो है वो लोगों के अंदर जो हो तब्दीली लेके आती है। तो ये 7 पॉइंट्स मेरे ख्याल में एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ डॉक्टर, वो ये है कि सोसाइटी इन 7 पॉइंट्स को अगर अडॉप्ट करेगी और बहुत सारे हो सकते हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो अगर हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर हम एक बेहतरीन कंटेंट क्रिएट करके सोसाइटी की एक सेहतमंद उसको कहना चाहिए। और सेहत का लेवल क्या है, चाहे वो फिजिकल लेवल है, चाहे वो मेंटल लेवल है, इमोशनल या स्पिरिचुअल लेवल है, इन चारों लेवल पे हम एक बेहतरीन सोसाइटी जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। और जो मीडिया का वायलेंस हमारे घरों तक आ पहुंचाए हम इससे जान छुड़ा सकते हैं।